Hi everyone, this is Yogita, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ DU। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि इंडस्ट्रियल लॉ में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या केसेस हैं जो आप कर सकते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ अ रोड मैप जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी कि क्या क्या करना है और क्या क्या हम इसमें समझ सकते हैं। सो वी हैव दिस केस मेट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या हमें करना है। एंड शैल वी स्टार्ट हियर वी गो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, इसमें एक ही केस है, भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़। ठीक है, इस केस का जो मेन इशू था वो ये था कि क्या ट्रिब्यूनल का अवॉर्ड होता है, क्या ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड पर SLP फाइल की जा सकती है या नहीं, और SLP के अंदर जो वर्ड ट्रिब्यूनल बोला गया है उस वर्ड का स्कोप क्या है, क्या वो सिर्फ कोर्ट्स तक लागू होता है या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स पर लागू होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कर रहे हैं, या लेट्स से एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो ट्रिब्यूनल्स कर रहे हैं, कौन से ट्रिब्यूनल्स पर जो SLP है वो लागू होती है। तो इसमें हमारा एक ही केस है, भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ 1950। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकेंड यूनिट, ये इम्पॉर्टेंट है, रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्ड है वो सेक्शन 2K में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब भी होता है उसके लिए पहले कंसिलिएशन ऑफिसर को जो है अपॉइंट किया जाता है। जब कंसिलिएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है, अगर फेलियर रिपोर्ट है तो, ठीक है, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर ने जो है अपना कोई भी एक मिडवे निकलवा दिया, ठीक है, सॉल्यूशन दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो एक फेलियर रिपोर्ट तैयार करता है, उस फेलियर रिपोर्ट को वो गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट उसके बाद उस डिस्प्यूट को, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एप्रोप्रिएट जो एडजुकेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, उसको रेफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चीज़ देखा। पहला ये कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका क्या नेचर और स्कोप है, ठीक है, सेक्शन 10 के अंडर। उसके बाद जब वो गवर्नमेंट अपने जो केस है, जो डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व नहीं करवा पाती बाय अ कंसिलिएशन ऑफिसर, तो वो उसको रेफ़र कर देती है एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये जो 2 से 7 तक के सारे केस हैं, ठीक है, इनमें ये एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या रेफरेंस करी गई थी, क्या सही रेफरेंस करी गई थी, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है क्या वो एडजुडिकेट कर सकती है या उसको रेफ़र करना ही पड़ेगा। तो इन सब केसेस में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, बहुत इजी केसेस हैं, सिमिलर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 केसेस में सेम टॉपिक पर बात करेंगे, सिर्फ सेक्शन 10 पर। ठीक है, कि क्या रेफरेंस करनी चाहिए थी, क्या रेफरेंस सही थी, क्या गवर्नमेंट एडजुडिकेट कर सकती थी, दैट सिंपल। ठीक है, उसके बाद वी हैव यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 इज़ द नेचर ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द अवॉर्ड एंड सेटलमेंट। ठीक है, लेट्स सी कि अब एक ट्रिब्यूनल ने जो है वो अवॉर्ड दे दिया और एक सेटलमेंट करा दी। ठीक है, तो उस सेटलमेंट का नेचर क्या है, उस सेटलमेंट की ड्यूरेशन क्या है, क्या वो जो अवॉर्ड है वो पब्लिश करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये जो पब्लिश करना है ये नेचर में आ जाता है। ठीक है, कितने टाइम तक जो है वो आप जो लेट्स से ट्रिब्यूनल का अवॉर्ड है वो कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए, और अगर पब्लिश नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, मैंडेटरी है पब्लिकेशन या फिर डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने इन दोनों केसेस में देखी। ठीक है, सो यूनिट 3 टॉक्स अबाउट द नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द अवॉर्ड गिवन बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4 विच इज़ इम्पॉर्टेंट, द मैनेजेरियल प्रेरोगेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, केस नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन पांचों केस में एक्सप्लेन करा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा एक्शन ले सकती है। ठीक है,
अगर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है किसी भी अक्यूज्ड वर्कमैन के अगेंस्ट में, तो उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का क्या सीन रहता है, ठीक है। और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपकी चल रही है तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन उसको स्टे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल हैं ये हमारे इन 6 केसेस में जो है एक्सप्लेन करे गए हैं कि जो मैनेजमेंट है उनके पास क्या पावर्स हैं, ठीक है, क्या उनके पावर का स्कोप है। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है समवन हु हैज़ गॉट स्पेशल राइट्स और स्पेशल पावर्स, ठीक है। तो मैनेजेरियल प्रेरोगेटिव का मतलब है जो मैनेजमेंट है उसके पास क्या स्पेशल राइट्स और क्या स्पेशल पावर है, ठीक है। और जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो सही होना चाहिए, क्या इस केस में वो एक्शन सही था। तो ये सारा कुछ जो है हमने इन 6 केसेस में देखा है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास है यूनिट 5, पावर ऑफ द एडजुडिकेटरी अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन अवॉर्डिंग पनिशमेंट, सेक्शन 11A, ठीक है। जो ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये 1947 में सॉरी ये 1947 में आया था, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 11A है, ठीक है, वो एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है। आई थिंक इट वाज 1975 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके थ्रू जो है ये जो सेक्शन है वो ऐड हुआ था, ठीक है। हाँ, तो ये एक अमेंडमेंट का सेक्शन था, ठीक है। अब ये जो 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इन केसेस में क्या एक्सप्लेन कर रखा है, इन केसेस में एक्सप्लेन कर रखा है पावर ऑफ द एडजुडिकेटरी अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल। अगर कोई भी वर्कमैन को उसके काम से डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, तो जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, लेट्स से हमारा ट्रिब्यूनल है या लेबर कोर्ट है, ठीक है, तो उस एडजुडिकेटरी बॉडी के पास क्या पावर है। अगर ये एडजुडिकेटरी बॉडी को लगे कि पनिशमेंट और जो एक्शन था, ठीक है, जो मिसकंडक्ट और पनिशमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बन रही है, ठीक है। लेट्स से कि किसी ने सिर्फ बदतमीज़ी करी थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं थी, हीटेड आर्ग्यूमेंट थी, ठीक है, और उसको ही जो मैनेजमेंट है उसने उस आदमी की जॉब को डिसमिस कर दिया, ठीक है। अब क्या ये जो मिसकंडक्ट था और जो ये जो पनिशमेंट थी, क्या ये प्रोपोर्शन में थी? नहीं थी, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो इस डिसमिसल को जो है डिसमिस कर सकती है, वो इस पनिशमेंट को डिसमिस कर सकती है, ठीक है। और वो इस पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, लेट्स से फाइन लगा दिया या 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, तो वो उस पनिशमेंट को चेंज कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है। इसमें आप बेशक ही नीचे वाले आखिरी के 2 केस छोड़ सकते हैं क्योंकि ये केस बट में दिए भी नहीं हुए हैं, ठीक है। वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर, होम्बे गौड़ा एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्कूटर लिमिटेड, ठीक है। तो ये 3 केसेस है इसमें। तो इन तीनों में ही एक्सप्लेन कर रखा है कि एक वर्कमैन ने मिसकंडक्ट करा, ठीक है, मिसकंडक्ट करने के बाद उसको सस्पेंड करा एंड देन उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो अब वो जो डिसमिस्ड वर्कमैन है वो ट्रिब्यूनल के पास गया है ये अपील लेकर कि मेरा मिसकंडक्ट और मेरी जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस केसेस में हम देखेंगे तीनों में कि जो ट्रिब्यूनल है उसका क्या फ़ैसला था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 6, रेस्ट्रेन ऑन मैनेजरियल प्रेरोगेटिव एंड सेक्शन 33A। जो सेक्शन 33 है वो एम्प्लॉयर्स के राइट्स की बात करता है, ठीक है, और सेक्शन 33A एम्प्लॉयज़ की बात करता है, ठीक है, वर्कमैन की। इसमें 3 केस हैं, होटल इंपीरियल वर्सेस यूनियन, ठीक है, फ़कीर भाई वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड राम लखन वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये तीनों केसेस बहुत इजी हैं, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जो कंक्लूजन था, ठीक है। मैनेजमेंट वाले जो होटल इंपीरियल वाला केस था उसमें एक्सप्लेन करा गया था कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी वर्कमैन को सस्पेंड कर दे, आफ्टर कंडक्टिंग अ प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है,
वो वर्कमैन को सस्पेंड कर सकता है। ये एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशन है, ये एम्प्लॉयर का राइट है, ठीक है। फ़कीर भाई वाले केस में जो डिसीज़न आया था वो ये था कि बेशक आप एक एम्प्लॉय को, वर्कमैन को सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस दोगे, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस उसको देने पड़ेंगे। क्यों? बेशक आपने उसको सस्पेंड करा है, ठीक है, लेकिन वो उसकी जॉब टर्मिनेट नहीं हुई है, वो सस्पेंड है, ठीक है। और अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको उस सब के लिए पेमेंट भी करनी है, ठीक है। रुपए खर्च होते हैं और बिना रुपए के जो है काम नहीं चलता है, ठीक है। तो फ़कीर भाई वाले केस में एक्सप्लेन करा गया था कि आप सस्पेंड कर सकते हो लेकिन आपको अलाउंसेस तो देने पड़ेंगे, ठीक है। अब राम लखन वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिसीजंस को मर्ज किया था। देखिए, अगर कोई भी वर्कमैन सस्पेंडेड होता है ना, जब कोई वर्कमैन सस्पेंड होता है तो एम्प्लॉयर का उसको वेजेस देने का, उसको जो सैलरी देने का जो राइट है, वो ड्यूटी है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब तक वो सस्पेंड है, जब तक कोई सैलरी नहीं मिलती। तो मैनेजमेंट वाले जो होटल इम्पीरियल वाला केस है उसमें क्या बोला था कि एम्प्लॉयर वर्कमैन को सस्पेंड कर सकता है। अगर वो सस्पेंड करेगा तो उसको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और वर्कमैन कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन फ़कीर भाई वाले में बोला कि आप उसको सस्पेंड तो करोगे लेकिन उसको अलाउंसेस दोगे। तो जो राम लखन वाला केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट का एक लेट्स से एक मिडल वे निकाला था। उसमें बोला था कि एम्प्लॉयर का ये राइट है कि वो वर्कमैन को सस्पेंड कर सकता है एक प्रॉपर, राइटफुल और फेयर डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद, ठीक है, लेकिन उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन केस ऐसे थे, ठीक है। देन वी हैव यूनिट 7 वेज एंड कंसेप्ट एंड काइंड ऑफ वेजेस, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करी गई थी। कंसेप्ट क्या होता है, वेज क्या होता है। कोई भी रुपए जो एक एम्प्लॉयर एक वर्कमैन को उसके काम के लिए देता है वो वेज होता है, ठीक है। लेकिन वेजेस में आपके जो एकोमोडेशन है, ठीक है, या कोई और जो कोई और अगर रुपए पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, जैसे आपका एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजली का खर्चा होगा, यूनिफॉर्म के रुपए हो गए, वो वेजेस में कंक्लूड नहीं होते, ठीक है, वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होते। देन वी हैव कंसेप्ट काइंड्स ऑफ वेजेस। मिनिमम वेज किसी भी इंसान का या उसकी फैमिली का सिंपल बेयर मिनिमम सर्वाइव करने का खर्चा अगर आपकी तनख्वाह में से निकल रहा है, दैट्स द मिनिमम वेज, ठीक है। देन वी हैव फेयर वेज मिनिमम वेज से थोड़ी ज़्यादा होती है और लिविंग वेज से थोड़ी कम होती है, ठीक है। फेयर वेज का मतलब है कि आपका घर का काम भी चल रहा है, ठीक है, और आप मतलब ऐसा खींचातानी से काम नहीं चल रहा है, नॉर्मल जो है आपका वो जो रुपए हैं वो इतने सफिशिएंट है कि आप सोसाइटी में आराम से रह रहे हो। लिविंग वेज इन सबसे ज़्यादा होती है। लिविंग वेज का मतलब है कि आप सिर्फ बेयर मिनिमम पर सर्वाइव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पा रहे हो, आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो होता है लिविंग वेज। लेट्स से कि किसी एक जो बंदा है आज के टाइम पे वो 10,000 रुपये कमा रहा है अकेला, ठीक है। फेयर वेज में लेट्स से वो 25,000 रुपये कमा रहा है और लिविंग वेज में सेम जॉब के लिए एक बंदा आपका लेट्स से 50,000 कमा रहा है। तो मिनिमम वेज भाई 10,000 में ठीक है, खाना पीना चल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो पा रहा है, ठीक है। फेयर वेज कि वो खाने के साथ जो है डेजर्ट भी खा पा रहा है, ठीक है। और लिविंग वेज का मतलब है कि वो पूरा बूफे एंजॉय कर रहा है, ये होता है, ठीक है। नाउ वी हैव लिविंग वेज कोड 2019, उसमें मिनिमम वेज के बारे में बताया गया है और पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। क्राउन एल्यूमिनियम, ग्रीव्स कॉटन, वर्कमैन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाकोस एंड PUDR, ठीक है।
तो ये 4 केसेस हैं। चारों केसेस में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जो आपकी वेजेस हैं वो किस हिसाब से होनी चाहिए, आपको कितने इंसेंटिव मिलने चाहिए, ठीक है, या इंसेंटिव नहीं मिलने चाहिए, तो वो सारा कुछ। PUDR तो सिंपल है, इसमें PUDR में तो ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जो लेबर की कंडीशंस थी वो बहुत खस्ता थी, बहुत मिनिमम थी, ठीक है, और कोई राइट्स नहीं मिले, तो वो सारा PUDR में है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन सारा यही कर रखा है कि लेबर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशंस ऑफ लेबर सही होनी चाहिए, बहुत बेयर मिनिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारा है इसमें। देन वी हैव यूनिट 8 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है। देन एक्सप्लेन कर रखा है कि इंजरी क्या होती है, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपका प्लेस एंड टाइम, ठीक है, और अराइजिंग आउट ऑफ है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लिखनी भी आ जाती है। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत लिखोगे तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब है कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था, ठीक है, और प्लेस एंड टाइम का मतलब है कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हुई थी क्या, उसी के टाइम पे इंजरी लगी थी क्या, ठीक है। लेट्स से कोई बंदा जो है एक ड्राइवर है, ठीक है, और वो अपने मालिक को ड्रॉप कर आ रहा है और आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या वो अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था, ठीक है, एंड क्या वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हाँ भाई वो उसको छोड़ के आया तो एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ें। इसमें एक्सेप्शन भी होती है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन होती है कि जो ड्राइवर है वो सेफली चला रहा था क्या, क्या वो इंटॉक्सिकेटेड था, ठीक है, या उसकी अपनी गलती थी, तो ये सब कुछ आपका एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज़ द डिसेबलमेंट, ठीक है, पार्शियल और टोटल, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनते हैं इन तीनों चीज़ों में, ठीक है। डिसेबलमेंट होता है पार्शियल या टोटल, कि अगर कोई बंदा लेट्स से कारपेंटर था और वो मतलब बिल्कुल ही उसका लेट्स से हाथ कट गया कहीं से, ठीक है, एल्बो वाला हिस्सा वहाँ से हाथ कट गया, तो क्या वो पार्शियली डिसेबल हुआ या टोटल डिसेबल हुआ, ठीक है, वो टोटल डिसेबल हुआ। क्या वो टेम्परेरी हुआ या परमानेंट हुआ, वो परमानेंट हुआ, ठीक है। तो डिसेबलमेंट होता है कि अगर कोई बंदा वो काम ना कर पाए जिससे उसके रुपए आ रहे थे, उसकी अर्निंग आ रही थी, ठीक है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है कि उसकी अर्निंग अमाउंट जो है वो कम हो गई है, और टोटल का मतलब है कि वो अब वो काम कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा, बेस्ट अंडरटेकिंग वर्सेस एग्निस, ठीक है। ये केस था ऐसा ड्राइवर वाला ही, ठीक है, कि एक बस का ड्राइवर था, ठीक है, वो डिपो पर बस खड़ी करके सेम जो कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट बसेस थी, तो सेम प्राइवेट कंपनी की बस लेके जो है वो अपने घर जा रहा होता है और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो ड्राइवर था, यहाँ पे वो पैसेंजर बन के जा रहा होता है। उसने जिस बस को वो ड्राइव करता है उसको डिपो पे खड़ा करा, दूसरी बस को जो है वहाँ पैसेंजर बन के उसमें जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। अब उसकी जो विडो होती है वो कंपनसेशन के लिए फ़ाइल करती है, तो इसमें जो है वो विडो को कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है। देन वी हैव द लेबर वेज कोड 2019, ठीक है, तो ये है इसमें एक्सप्लेन कर रखा है वेजेस के बारे में, ठीक है, लेबर वेज कोड के बारे में। ये टॉपिक आप छोड़ना चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है। मुझे फ़िलहाल इसके फैक्ट्स नहीं याद, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी तक करा नहीं है, इसको भी वैसे हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें था तो कुछ और जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक ही केस है, 2 केस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। करना चाहो तो मर्जी है, वरना इसमें से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ठीक है, सलाइंट फीचर्स किस किस के, एक हो गया आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और एक हो गया फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है।
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में एक्सप्लेन कर रखा है कि जो विमेन हैं, जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रेगनेंसी क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, कि वो अगर जो पहले 2 बच्चे हैं उन केस में 26 वीक्स की जो है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, और आगे अगर 2 के बाद कोई बच्चे हैं तो 12 वीक की उसको जो है मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, उसको जो है वेजेस मिलती हैं, ठीक है, जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको मैटरनिटी लीव के टाइम पे जो है वो डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है, और भी थी इसमें, और थी क्रैचेस थी, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अगर अवेलेबल हो सकता है तो वो होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है एक्सप्लेन कर रखा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव द फैक्ट्रीज एक्ट, स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोविजंस रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। जो वुमेन है या बच्चे हैं वो 7 PM के बाद काम नहीं करेंगे, 6 AM से पहले काम नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए डिफरेंट वॉशरूम्स बनवाए जाएंगे, ठीक है। हर फैक्ट्री में मेन एंड वुमेन जो वॉशरूम्स हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। एंड चाइल्ड लेबर नहीं होगा, 14 की एज से कम वाले बच्चों को आप जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। जो अडोलेसेंट हैं, ठीक है, अडोलेसेंट्स के केस में आप जो 15 से 18 तक की एज के बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप ओवर टाइम नहीं करने दे सकते, ठीक है। उनका भी सेम टाइम है, 7 PM से 6 AM तक वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव कि इनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है इन दोनों एक्ट्स में। देन वी हैव 2 केसेस हियर, वन इज़ द MCD वर्सेस फीमेल वर्कर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मस्टर रोल केस, ठीक है। एंड देन वी हैव वन मोर केस, मनीषा प्रियादर्शनी वर्सेस औरोबिंदो कॉलेज, ठीक है। ये 2 केसेस हैं। इनमें एक्सप्लेन क्या कर रखा है, जो MCD केस है ये लास्ट ईयर हमारा लेबर लॉ में भी था, मस्टर रोल केस, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो कुछ फीमेल वर्कर्स होती हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो है वो अपने मैटरनिटी लीव मांगती है, ठीक है। लेकिन MCD ये कह के मना कर देती हैं कि आप लोग परमानेंट वर्कर्स नहीं हो, और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो परमानेंट वर्कर्स को, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने ये केस किया था कि हम भी तो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हमें भी MCD के बेनिफिट्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि वर्कर्स जो कि 3 साल या 3 साल से ज़्यादा से काम कर रही हैं फीमेल वर्कर्स, उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और मनीषा प्रियादर्शनी वर्सेस औरोबिंदो कॉलेज में जो केस है वो है कि जो अपेलेंट है वो एक एड हॉक प्रोफेसर होती है 2013 से, ठीक है। अब ये जो है 2020 के आसपास का शायद है समथिंग, नहीं, हाँ 2020 में डिसाइड हुआ ये होता है कि ये मैटरनिटी लीव लेती है, ठीक है। 2013 से ये उस कॉलेज में काम कर रही है, तो ये मैटरनिटी लीव लेती है, और जो कॉलेज है वो एक जूनियर एड हॉक प्रोफेसर को इनकी जगह काम पे रख लेता है, ठीक है। जूनियर एड हॉक प्रोफेसर को इनकी मतलब कुल मिला के इनको डिसमिस कर देता है, और जूनियर एड हॉक जो प्रोफेसर है उनको जो है वो काम दे देता है, ठीक है, उनको प्रमोट कर देता है इनकी जगह पे। तो ये केस फाइल करती हैं, ठीक है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, कॉलेज का कहना होता है कि एड हॉक प्रोफेसर्स को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। कोर्ट कहती है बदतमीज़ो, मतलब ठीक है, तो कोर्ट कहती है कि कोई भी वुमेन जो है, जो प्रेगनेंसी है वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो चाहे वो एड हॉक हो या टेम्परेरी वर्कर हो, कुछ भी हो, तो उन्हें वो मिलना चाहिए। तो ये केस जो है वो मनीषा प्रियादर्शनी के फेवर में जो है इसका रूलिंग आई थी, और इसी एक केस के साथ हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होता है।
बहुत इजी है, ठीक है, इनको करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बस बैठ के समझना है एंड दैट्स इट। इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, ये मैंने सारा सतरंगा ऐसा हरकतें कर दी हैं, ठीक है। देखना चाहो तो मर्ज़ी है, समझ आ जाए तो वेरी गुड। कल के पेपर में पास होने के बाद मुझे बताना ज़रूर कि पास हो गए। हालांकि ये सारे एफ़र्ट्स आपके अपने हैं, मैंने बस रिवाइज़ करवाया है। एनीवेज एवरीवन जस्ट टेक केयर। और अगर कुछ समझ आया हो तो हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी आपको कहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच देखने के लिए।